स्वागत है आपका अपने इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर नंबर बी और कह सकते हैं सेकंड की। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए जो कि रीडिंग का पार्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक पैसेज दिया है और इसके आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। तो इस पैसेज को आप लोग चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। मैं एक बार रीड करके दिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु feared growing old. One day he saw an old man in the street, upset at being reminded that someday he too would age. He ordered all the old people to leave his land. One day a violent storm swept the kingdom. Nothing was safe from its fury. It roared into the palace and blew away the emperor's belongings, including his priceless golden pitcher. When the storm ended, the emperor ordered that the pitcher be found and brought back to him. People went in search of the pitcher. They saw it in a lake nearby, but no matter who tried, no one could get a grip on the pitcher. All they got was a handful of water, yet it could be plainly seen glittering and just below the water's surface. चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर इन्हीं पैसेज के बेस पे हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्परर जो है क्यों अपसेट था उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, द आंसर वुड बी इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। सेकेंड देखेंगे हम इसका, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। व्यक्तियों ने उस गोल्डन पिक्चर को कहाँ पे देखा, तो ये दिया हुआ है ना, इन अ लेक नियर बाय। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द एम्परर्स ऑर्डर्स वर डेट ऑल द एम्परर्स के क्या ऑर्डर दिया था, क्या आदेश दिया था कि ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन 4, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। जो व्यक्ति पिक्चर के लिए लेने गए थे उनको क्या पाते हैं, तो व्हाट दे गेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ हैंडफुल ऑफ वाटर। 5 की ओर बढ़ते हैं, द एम्परर फियर्ड। एम्परर को किस चीज़ का डर था, गेटिंग ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैसेज देखते हैं। इसी तरह ये भी दूसरा पैसेज है और इसके भी आपको 5 क्वेश्चन दिए, उनके आंसर करने इस पैसेज को रीड करके और अंडरस्टैंड करके। अब इस पैसेज को रीड कर रहा हूँ। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, दोज enormous creature of the sea, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic Sea, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produced a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing oil. Both cod liver and oil and the halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animal product and the oils of certain flowers. आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की और। एक तो ये ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके बारे में पैसेज है। तो हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो एनिमल ऑयल का जो मेन सोर्स है उससे कौन सा है, मेनली व्हेल। ठीक है, व्हेल से ही सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर। सभी लोग जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल मेनली किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। ऑप्शन सी देखेंगे, द
ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल, तो किस चीज़ से निकलता है वो, लीवर से। आगे देखेंगे फोर्थ, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड ए, तो व्हेल के ऊपर जो थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्लवर। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म आपका हो जाएगा ION लग जाएगा प्रोटेक्ट में, तो PROC प्रोटेक्शन, TION प्रोटेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन एंड सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल, तो उसमें नोट्स बनाने हैं आपको, बढ़िया से नोट्स बनाइए और इसका टाइटल आपको देना है। तो आप लिख सकते हैं, इसका टाइटल हो जाएगा द हार्ट, या द ह्यूमन हार्ट भी हो सकता है, ठीक है, और द वर्क ऑफ हार्ट, इस तरीके से आप इसकी टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं, या पार्ट्स ऑफ हार्ट, इस तरीके से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आपको राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन बी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, है ना, आपका नाम रचित सक्सेना है, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड में पढ़ रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट एंड, आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, और वो किस रिगार्डिंग लिखना है आपको, ये आपका सब्जेक्ट चेंज के लिए, किसको लिखना है, प्रिंसिपल के लिए, और आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से टू द प्रिंसिपल करके एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने प्रिंसिपल के लिए कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। संस्कृत की जगह पे आप कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कोई और दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके और में, तो और में भी दिया है कि राइट लेटर टू अ फादर, आपको अपने फादर के लिए एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1,000 रुपीज़ टू बाय सम बुक्स, आपको कुछ बुक्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो 1,000 रुपये आपको अपने पिताजी से मंगाने हैं, कुछ बुक्स खरीदनी है आपको, आपके टीचर ने सजेस्ट किया है, आपका एग्ज़ाम का टाइम है, तो उस कारण से आप एक लेटर अपने पिताजी को 1,000 रुपये मंगाने के लिए लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 देखेंगे कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड, तो एक ऐसे आपको लिखना है, तो जो भी ऐसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जैसे दिवाली, होली, जो भी आपको याद है पहले से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, साइंस की क्या ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप जो है पैसेज लिख सकते हैं। राइट, माई एम इन लाइफ, माई फेवरेट गेम, जो भी आपको याद है पहले से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके और में भी दिया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, एक उससे पैरा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में और कोविड-19 जो भी आपको याद है उस पर आप बढ़िया से इसको कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज का इंपॉर्टेंस बताते हुए आपको एक पैराग्राफ लिख देना है। तो सबसे पहले आपको इसका टाइटल ही लिख देना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये सब हम टाइटल लिख देंगे और ट्रीज के बारे में एक हम पैराग्राफ राइट करेंगे या डेवलप करेंगे। तो ट्रीज से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उन सब चीज़ों को हम इसमें मेंशन कर देंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे लिखा हुआ है कि ट्रीज हमको क्या कर देते हैं, प्रोवाइड मेडिसिन, प्रोवाइड फ्रूट्स, है ना, एंड गिव्स लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, है ना। तो डिफरेंट टाइप से आप जो जो चीज़ ट्रीज हमको प्रोवाइड करते हैं उन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है एक पैराग्राफ को डेवलप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर का पार्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और 5-5 नंबर के इसमें 2 आर्टिकल आपके रहेंगे, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो देखेंगे सबसे पहला देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें एनी, क्योंकि ये नेगेशन के सेंस में नॉट लगा हुआ, तो हम इस सेंस में एनी लिख देंगे, ठीक है, भले ही अनकाउंटेबल है वाटर लेकिन हम एनी लगाएंगे। हिज फादर इज एन MLA, तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल आ जाएगा एन, ठीक है, इसको साउंड देखना है, एन MLA है तो एडी का ए और एम, ठीक है, वावल साउंड आ रहा है, इस कारण से यहाँ एन आएगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, ये कंपैरिजन है, कंपेरेटिव डिग्री, इसलिए देन लगाएंगे। द रिपोर्ट वॉज रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का है। द रिपोर्ट वॉज रिटर्न लास्ट वीक। आई हैव बीन हियर
सिंस मंडे। आप सिंस मंडे इसलिए आएगा क्योंकि ये टाइम का प्रीपोजिशन है और मंडे है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए सिंस आएगा। लुक बिफोर यू लीव, इस तरीके से ये आपका डू इज डायरेक्टेड, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं वहीं, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में डू इज डायरेक्टेड एनी 5 देखेंगे। पहला जो दिया है, इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। तो आपको अनलेस का यूज करते हुए इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो आपको इफ़ की जगह पे क्या करना है, सिंपली अनलेस लगा देना। तो सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा आपका, अनलेस सी, अब कम लगा है हमने इसको अनलेस लगा दी तो डज नॉट को हम रिमूव कर देंगे। तो अनलेस सी कम, अब कम की जगह पे हमें क्या लगाना है, एस लगा देना है कम के साथ, तो कम्स हो जाएगा अनलेस सी कम्स ऑन टाइम। और सेकेंड सेंटेंस को हम एज लिख देंगे सी विल मिस द ट्रेन, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के इसकी, ही हैज़ टेकन टी। इसको आपको इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ही हैज़ टेकन टी, तो सिंपली है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और हम क्या कर देंगे, हैज़ को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा हैज़ ही टेकन टी और हम यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है और क्वेश्चन मार्क लगाना होता है लास्ट में। अब हम सपोज बात करें इसी के नेगेटिव सेंस की, सपोज इसी को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये जो हैज़ है इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के ना नॉट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट टेकन टी। इस तरीके से बनाएगा। नेगेटिव बनाना भी बहुत ईजी है, सिंपली हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है, इसमें नॉट लगाना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशान एग्री टू डांस विद अस, ये वाला देख लेते हैं। तो इसको आ गया नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है, नेगेटिव मतलब नॉट लगाना, ठीक है। तो ये देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, एग्रीड में सेकंड फॉर्म, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब में डिड लगा देना है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा सेंटेंस, ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विद अस। इस तरीके से बन जाएगा, ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विद अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट का यूज करना है कि वह रिच तो है, क्या हो जाएगा सेंटेंस, कि वह रिच है, ठीक है। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, तो इसमें एट का यूज करना। तो सिंपली हमें दोनों सेंटेंस के बीच में एट लगा देंगे, क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से बोले, ही इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसको भी सिंपली तरीके से आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द गार्डन यहाँ लगा देना विच, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज विच लगा देना है। द गार्डन विच इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस हैज़ लवली फ्लावर्स। या दूसरे तरीके से बन जाएगा, यहाँ भी आप विच का यूज कर, द गार्डन है ना, विच हैज़ लवली फ्लावर्स इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इतना लास्ट में कर दे। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें वहीं हम, आई हैवंट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स। अब ये भी देखेंगे, इसमें भी आपका जो है टाइम का प्रीपोजिशन दिया हुआ है सिंस, ठीक है। अब यहाँ दिखाना है 6 ईयर्स दिया, फिक्स नहीं है कोई 6 ईयर, तो यहाँ पे हमें सिंस की जगह पे क्या लगा देना है, फॉर, ठीक है। आई हैवंट सीन मोहन फॉर 6 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी जो कि हमारा लिटरेचर पार्ट है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला देखेंगे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, है ना। तो क्या होता है जब लेंचो 100 रुपये की डिमांड करता है गॉड से और केवल वो 70 रुपये पाता है, तो वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके प्रति क्या सोचता कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स हैं, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन है। उन्होंने 30 पैसों जो है बचा लिए। सेकंड की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। तो नेल्सन जी ने क्या कहा था, मंडेला जी ने, कि करेज का मीनिंग क्या है। करेज का मीनिंग है ट्रम्फ ओवर फियर या विक्ट्री ओवर फियर, डर पे विजय,
आगे देखते हैं, अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन। अमांडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती थी, है ना, तो वो क्यों बनना चाहती थी, टू इन्जॉय, ऑप्शन बी, टू इन्जॉय द फ्रीडम डेट एन ऑर्फन हैड, उस तरीके की फ्रीडम को वो इन्जॉय करना चाहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी, तो इसका आंसर आपका बी, हनी। ठीक है, अच्छा चलिए 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है प्रोस से, इसको भी आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became or known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon, पहला उपदेश जो था, है ना, at the city of Banaras, most holy of the dipping places of the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो ये गौतम बुद्ध का एक जो चैप्टर है उससे आपका ये मैसेज आया है और इस पैसेज के बेस पे आपको आंसर करने हैं। तो देख लेते हैं इसके आंसर्स भी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा, तो बुद्धा का मीनिंग क्या है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, द एनलाइटेड वन, मतलब प्रकाशमान व्यक्ति या इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, हियर एनलाइटेड वन, जिनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो। आगे देखेंगे, वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम, जब तक उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई या रियल थिंग की प्राप्ति नहीं हुई, तो तब तक वो कहाँ रुके रहे थे, अंडर अ पीपल ट्री, बी ऑप्शन करेक्ट। द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धा सरमन एट बनारस, इट वॉज हिज विच सरमन, फर्स्ट सरमन, तो इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, रॉन्ग है कह सकते हैं, तो ये उनका पहला उपदेश था। ठीक है, बनारस में। चलिए आगे बढ़ते हैं बी की तरफ इसी का। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, पोएम से एक एक्सट्रैक्ट है, द फॉग एक पोएम है, ठीक है, आपके बुक से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो ये आपका पोएम से एक स्टेंजा है और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको हम कंप्लीट करते हैं। हु हैज़ रिटन द अबव पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल सैंडबर्ग की ये पोएम है। ठीक है, जिन्होंने लिखी है इसको। द पोएट कंपेयर द फॉग विद, पोएट जो हैं फॉग को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, कैट से। किससे करते हैं, कैट की तरह वो साइलेंटली आता है और साइलेंट चला जाता है। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, तो साइलेंटली, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स एनी 6, तो ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किस तरीके से चेंज हो जाती है, एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो की फील्ड को क्या हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये और सिंपल आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि द रेन चेंज इनटू अ स्टॉर्म, स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है, ओले में, राइट, एंड द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी, कॉर्न फील्ड थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मंडेला जी जो हैं अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में वो कौन से 2 ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज या हमारे जो कर्तव्य उनकी बात करते हैं, तो सिंपल है, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो अपनी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति एंड चिल्ड्रन। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, ऐसा क्या है जिससे आपको पता चलता कि एनी जो है अपनी ग्रैंड मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, तो हो जाएगा, ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग ऑफ 1 कैंडल फॉर हर ग्रैंड मदर सी शोज हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो वो 13वीं बर्थडे पे अपने 13वीं बर्थडे पे अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक कैंडल जलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा एंड व्हाट डिड द बेकर्स बियर इन पोर्टुगीज डेज, तो गोवा में बेकर को क्या कहा जाता था और वो क्या चीज़ पहनते थे पोर्टुगीज डेज में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, पेडर कहा जाता था। ठीक है,
एंड दे वोर अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई, है ना, उनकी जो ड्रेस थी वो कबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिडंट बल्ली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, बल्ली जो है बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरती है, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे, बल्ली डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी वॉज गोइंग बैक ऑन द सेम बस, क्योंकि उसको सेम बस में वापस जाना था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन इन मिजविल द ऑटर, तो व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, सडनली वो उस बॉक्स के बाहर आ जाता है, ठीक है। ही डिसअपीयर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट में ही वो डिसअपीयर या गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो यंग सीगल फाइनली किस तरीके से फ्लाई करती है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा था। इट वॉज हिज हंगर, यह उसकी भूख थी, ठीक है। दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, जिससे वो फाइनली वो उड़ने के लिए फाइनली फ्लाई करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके से दिए हैं जो पोम से हैं कि इन द डस्ट ऑफ स्नो, राइट, एंड वॉल पोएम, एंड व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, है ना। इनके भी आंसर आप लोग जो भी राइट किए हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसी में आपके आंसर नीचे दिए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 भी है, यानी 2 करने हैं, 2 मार्क्स के 2 है इसमें भी, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपका, व्हाट डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गांव विलेज वीकर, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आप 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से आप एक को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपको याद है। सेंट्रल आइडिया भी आप लिख सकते हैं, फायर एंड आइस का कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख सकते हैं, इन द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर पंफ्री सेज दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी व्हाई, तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों बोलते हैं वो, ठीक है, जब उनका जो पेट डॉग होता है वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, टर्की जिसका नाम होता है, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रुइन, मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड, वो किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकती थी। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हियर द आंसर्स आर ऑल्सो गिवन, आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है थर्ड क्वेश्चन में जो आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, वो टाइटल देना है ह्यूमन हार्ट, इस तरीके से आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे वहीं हम देखें तो ये एक लेटर है कि अपने पिताजी को लेटर लिखना है 1000 रुपीज़ भेजने के लिए, तो आप इस तरीके से एक लेटर राइट कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैंने एक निबंध है यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का, इस शॉर्ट में निबंध दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले से जो भी आपको याद है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ एन इंडियन फेस्टिवल का दिया है, दिवाली का ऐसे दिया हो तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है जो कि ट्रीज के बारे में लिखना है कि ट्रीज किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इन ह्यूमन लाइफ, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो सेक्शन सी ये ग्रामर का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो ये डू एज डायरेक्टेड है, इनको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये क्वेश्चन नंबर 10A 10B, ये हम क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, देन क्वेश्चन नंबर 15, इस तरीके से, और 16, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे वीडियो, ठीक है, और आप इसको कंप्लीट बढ़िया से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इन सभी आंसर्स को जो भी आप पहले से भी याद है तो आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।